Let's talk about this because India has launched its most ambitious space mission yet. New Delhi hopes the $145 million mission will be the first to land on the moon's south pole. The country's space chief said that his agency had bounced back with flying colours after the first attempt was aborted. Our business reporter Nitin Srivastava joins us now from Delhi. Hey Nitin, good to have you with us. I was going to ask you how much it cost, but I just read. So $145 million. What does India hope to get out of this? भारत का सपना स्पेस की गहराइयों में जाने का तब बना था सच। एक ऐसा संगठन था जो इस सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो था। इस ऑर्गेनाइजेशन की कहानी उस दिन शुरू होती है जब 1962 में भारत सरकार ने इनकॉस्पर नामक कमेटी की स्थापना की, जो आने वाले समय में इसरो के रूप में जाना जाने लगा। ये वही समय था जब डॉक्टर विक्रम साराभाई का सपना भारत को स्पेस साइंस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की शुरुआत हो रही थी। भारत द्वारा किया गया पहला रॉकेट लॉन्च की कहानी भी काफी कठिनाइयों से भरी है। 1990 से ही भारत के कई वैज्ञानिक भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए स्पेस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर इन स्पेस एक्सपेरिमेंट से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे दो विजनरी हीरोज सामने आए, जिसमें डॉक्टर होमी भाभा, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी से भी जानते हैं, और दूसरे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम आज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से भी जानते हैं। इन दोनों के कड़े प्रयासों के बाद नेहरू जी ने परमिशन दे दी, जिसके बाद इनकॉस्पर कमेटी का गठन हुआ और डॉक्टर विक्रम साराभाई इनकॉस्पर के फर्स्ट चेयरपर्सन बने। जहां उस समय अमेरिका और रशिया स्पेस में नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रहा था, वही डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उस कंपटीशन से दूर बजट को ध्यान रखते हुए जरूरी मिशंस को कम से कम लागत में बनाकर अपने लिमिट को हर समय पुश करने की ठानी। 21 नवंबर 1963 को इनकॉस्पर ने अपना पहला मिशन अमेरिकन नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट को केरला के एक छोटे से जगह थुम्बार से बहुत स्ट्रगल के बाद लॉन्च किया, जिसके बाद 1967 से इसरो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च करने लग गया। 15 अगस्त 1969 इनकॉस्पर कमेटी को बड़े स्तर पर काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया, जो इसरो था। बाद में 1972 को भारत सरकार ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब डॉस, जिसके बाद इसरो डॉस के अंदर ही फंक्शन करने लग गया। 19 अप्रैल 1975 इसरो द्वारा बनाया गया भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को उत्तराखंड ओब्लास्ट सेबेस्टियन एयर लॉन्च साइट से कॉस्मोस M3 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके बाद 1979 और 1981 में सेम रशियन लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस M3 द्वारा भास्कर 1 और भास्कर 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इधर भारत में इसरो के साइंटिस्ट अपना खुद का लॉन्च व्हीकल डेवलप करने में लगे हुए थे। आफ्टर 7 years ऑफ कंटिन्यू वर्किंग एंड डेवलपिंग, इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया था। 1979 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV को अर्थ के लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को इंजेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, पर लॉन्च के 317 सेकंड में व्हीकल क्रैश कर गया। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट बिना हार माने 1980 में दोबारा 18 जुलाई को रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को लॉन्च किया गया, और इस बार SLV-3 के अपग्रेडेड वर्जन के मदद से सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया गया। इसके साथ ही भारत 7वां देश बन गया जो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा था, जिसमें USSR, USA, UK, फ्रांस, चाइना और जापान पहले से ही थे, और RS-1 तीसरा भारत का सैटेलाइट बना जो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा था। इससे पहले वाले दो सैटेलाइट्स को USSR द्वारा ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सक्सेस होने पर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया, जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाना था, पर ASLV के लो सक्सेस रेट की वजह से जल्द ही ASLV को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके साथ ही कई सारे सैटेलाइट्स को डेवलप किया जा रहा था, जिसमें इंडियन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसका काम था मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग, हेल्पिंग इन वेदर मॉनिटरिंग एंड मच मोर। इनमें से बहुत सैटेलाइट्स को फॉरेन कंट्रीज द्वारा लॉन्च करवाया गया। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अलग अलग कैपेसिटी के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया गया, जिसमें PSLV, GSLV, GSLV, MK3 और SSLV शामिल है। पर इन सब को डेवलप करना इतना आसान नहीं था। जब इंडिया और रशिया के बीच अपर स्टेज क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स का डील हुआ, तब USA ने इस डील को रशिया पर प्रेशर बनाकर खत्म कर दिया और भारत पे 2 साल के लिए सैंक्शंस भी लगा दिए। इस डील के टूटने की वजह से इसरो का सारा मिशन ठप पड़ गया, जिसके बाद इसरो ने खुद की क्रायोजेनिक इंजन बनाने की ठानी। इसरो को सक्सेसफुली इंजन बनाने में 20 साल लग गए। ये डील 1992 में होनी थी पर हो नहीं पाई, और 1994 से इस इंजन पर डेवलपमेंट का काम इसरो ने चालू कर दिया, और आखिरकार 2014 में इंजन सक्सेसफुली तैयार हो गया। अगर US बीच में नहीं आता तो इसरो कई सारे मिशन कर चुका होता अभी तक। फिर कारगिल वॉर के दौरान जब भारत में ये पाकिस्तानी आर्मी अंदर आकर कब्जा कर चुकी थी, तो भारत ने USA से GPS डाटा मांगा,
जिससे पता लग पाए कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी आर्मी कब्जा कर बैठी हुई है। पर यूएसए ने पूरी तरीके से डाटा शेयर करने से मना कर दिया, जिसके बाद इसरो ने भी भारत की अपनी नेविगेशन सिस्टम को तैयार करने की ठानी और IRNSS, जिसे आमतौर पे नेविक कहा जाता है, इसे 2013 में लॉन्च कर दिया। मजे की बात तो यह है कि नेविक GPS से हर मामले में अच्छा है, पर नेविक सिर्फ अभी भारत के आसपास के कुछ देशों को ही कवर करता है, भारत के अलावा। पर इसरो धीरे धीरे और सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, जिससे और बाकी बचे हुए देशों को भी नाविक कवर करने लग जाएगा। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान-1 भारत का पहला लूनर सरफेस मून मिशन। ये दुनिया का पहला ऐसा सरफेस मून मिशन था जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया था। इसके साथ ही चंद्रयान-1 चांद पर पानी की डिस्कवरी कर इंडिया को पहली कंट्री बना दिया जिसने चांद पर पानी की डिस्कवरी की हो। 5 नवंबर 2013 मंगलयान, जिसका ऑफिशियल नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM कहा जाता है, उसे लॉन्च किया गया। मंगलयान भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इस मिशन की वजह से भारत चौथा ऐसा देश बना जो मार्स तक पहुंचा था, और भारत ऐसा पहला देश भी बना जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस पा ली थी, जहां यूएसए को 2 अटेम्प्ट और USSR को 11 लगे थे। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से इसरो ने कई अपने और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किए थे। और 2017 में इसरो ने PSLV का यूज करते हुए दूसरे देशों के 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक समय ऐसा भी था जब इसरो ने साउंडिंग रॉकेट नासा से लेकर लॉन्च किया था और खुद के बनाए सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए दूसरे देशों से मदद लेना पड़ता। पर आज इसरो इतना कैपेबल हो गया है कि जिससे खुद के सैटेलाइट्स ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी इतने बड़े संख्या में एक साथ लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। सब कुछ सही चल रहा था आखिरी समय में जब लैंडर को सॉफ्टली लैंड करवाना था, पर सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर क्रैश हो गया और इसरो के ग्राउंड स्टेशन से लैंडर का कनेक्शन भी टूट गया। मिशन के इतने करीब होने के बाद मिशन फेल हो गया। इस पे दुख तो बहुत हुआ। पर बिना समय गवाए इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी। इस बार चंद्रयान-2 में हुए गलतियां, जैसे चंद्रयान-2 का सॉफ्टवेयर सही समय पर नहीं रिएक्ट कर पाया और क्रैश होने का कारण बना। इस तरह के कमियों को दूर किया गया है। चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर में छोटा फ्यूल टैंक लगा हुआ था, जिस वजह से उसके पास टाइम ही लिमिटेड था कि वो लैंड करने के लिए अच्छा सरफेस एरिया ढूंढ पाता। पर इस बार चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन की बजाय 4 इंजन ही लगाए गए हैं और फ्यूल टैंक को बड़ा कर दिया गया है, जिस वजह से इस बार लैंडर के पास ज्यादा समय होगा, जिससे वो अच्छा सरफेस एरिया ढूंढ पाएगा लैंड करने के लिए। और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे चंद्रयान-3 के फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक खत्म हो जाती है। चंद्रयान-3 के मून पर लैंडिंग होने का डेट 23 अगस्त बताया जा रहा है। आने वाले समय में इसरो कई और मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें आदित्य L1 एक्से पोलरीमीटर सैटेलाइट, निशार लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, एस्ट्रोसेट 2 गगनयान मिशन जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा, और शुक्रयान-1 जिसमें शुक्र मीन्स वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए शुक्रयान-1 को वीनस के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इतने सारे पैसे लगा के इन स्पेस मिशंस में क्या फ़ायदा लोगों को स्पेस में भेजकर। इसका बहुत आसान सा जवाब है अगर वो सुनना चाहे तो। टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी, न्यू रेडार टेक्नोलॉजीज, वेदर मॉनिटरिंग, डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्सटेंस, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम एंड मच मोर थिंग्स, जो हमारे इसरो ने बहुत कम बजट में तैयार किया है। इन सभी टेक्नोलॉजीज को री इंजीनियर कर नए नए टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया जाएगा। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज हम दूसरे देशों से ही खरीद ले तो उन्होंने तो बना ही रखा है और हम क्यों टाइम वेस्ट करें फिर से बनाने में। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी हम कोई सिस्टम या इक्विपमेंट दूसरे देश से खरीदते हैं तो वो देश हमें सिर्फ सिस्टम या इक्विपमेंट ही देगा, उसे बनाने की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा और हम एक कंज्यूमर बन के ही रह जाएंगे और उस देश पे डिपेंडेंट भी हो जाएंगे। इसरो के मेन बड़े मिशन का बजट हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई फिल्मों से भी कम है। वहीं पर इसरो के मिशन का बजट दूसरे देशों के स्पेस मिशन के बजट से कंपेयर करने पर इसरो के कैपेबिलिटी का समझ आता है। इतने कम बजट होने के बाद भी इसरो वर्ल्ड के टॉप स्पेस एजेंसीज में शामिल है। इतने मजाक उड़ाए जाने के बाद
इतने सवाल पूछे जाने के बाद, इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद, इतने कम बजट होने के बाद भी इसरो ने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो उस हर व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो कम रिसोर्सेज होने की वजह से रोते रहते हैं। इसरो की हर सफलता साबित करती है कि अगर आपके पास कुछ कर जाने की चाहत हो तो समय भले ही लगे पर आप कर जाते हो। अगर आपको इसरो का धरा से अंतरिक्ष तक का सफर मोटिवेटिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट कीजिए। आपका इसरो पे क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियोस को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।